नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर सरकारी नौकरी में प्रमोशन ना भी मिले तो भी क्या सैलरी बढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है। और इसी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, जिसे हम सब एसीपी के नाम से जानते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के इसी एसीपी नियम की हर परत को खोलेंगे, खासतौर पे इसके 10, 16, 26 साल वाले फॉर्मूले को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि करियर में ये ठहराव आता ही क्यों है। फिर देखेंगे कि ये एसीपी स्कीम आखिर है क्या। इसके बाद यूपी के खास 10, 16, 26 नियम को डिटेल में जानेंगे। एसीपी पाने की शर्तें क्या हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, और आखिर में कर्मचारियों के लिए एक सीधी सादी चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एसीपी जैसी स्कीम की जरूरत पड़ी ही क्यों, और इसकी जड़ में जो समस्या है वो है करियर में एक तरह का ठहराव, या जिसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं। इसका जवाब सरकारी सिस्टम के स्ट्रक्चर में ही है, जो कि एक पिरामिड जैसा होता है। मतलब निचले लेवल पे बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हैं पोस्ट्स कम होती चली जाती हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि बहुत से काबिल कर्मचारी सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ऊपर खाली पद ही नहीं होते, और इसी वजह से वो सालों साल एक ही पोस्ट पर काम करते रह जाते हैं। इसी को करियर का ठहराव कहते हैं। तो इसी पिरामिड वाले स्ट्रक्चर से जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उसी का सॉल्यूशन है एसीपी स्कीम। ये उन सभी कर्मचारियों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक वित्तीय सुरक्षा कवच है, जिन्हें वक्त पर प्रमोशन के मौके नहीं मिल पाते। अब यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एसीपी और प्रमोशन ये दोनों एक चीज नहीं है। जब फंक्शनल प्रमोशन होता है तो कर्मचारी का पद, उसकी जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एसीपी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। मतलब इसमें पद और काम वही रहता है, बस सैलरी का लेवल बढ़ जाता है, ताकि पैसों की वजह से करियर में ठहराव महसूस ना हो। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, उत्तर प्रदेश का अपना खास एसीपी फॉर्मूला। और ये जानना दिलचस्प है कि ये केंद्र सरकार की योजना से भी ज्यादा फायदेमंद है। चलिए देखते हैं कैसे। उत्तर प्रदेश में एसीपी का फॉर्मूला है 10, 16, 26। मतलब साफ है, नौकरी के 10 साल पूरे होने पर पहला फाइनेंशियल बेनिफिट, 16 साल पूरे होने पर दूसरा, और 26 साल पूरे होने पर तीसरा। अगर इसकी तुलना केंद्र की 10, 20, 30 वाली योजना से करें तो साफ दिखता है कि यूपी में दूसरा बेनिफिट सीधे सीधे 4 साल पहले मिल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 16 साल का आंकड़ा आया कहां से? ये आया 22 दिसंबर 2011 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश से। पहले नियम ये था कि दूसरा एसीपी पहले एसीपी के 8 साल बाद मिलेगा, यानी कुल 18 साल की सर्विस पर। लेकिन इस आदेश ने उस 8 साल के गैप को घटाकर सिर्फ 6 साल कर दिया, और इसी वजह से ये 10 और 6 कुल 16 साल बन गया। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये 6 साल वाला नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जिन्हें एक प्रमोशन मिल चुका है। मतलब अगर किसी को प्रमोशन मिल गया तो दूसरे एसीपी के लिए 6 साल की गिनती उस प्रमोशन की तारीख से शुरू होगी। बस शर्त यह है कि प्रमोशन के बाद के ये 6 साल की सर्विस संतोषजनक होनी चाहिए। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये फायदा पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सर्विस के साल पूरे कर लेना ही काफी नहीं है, कुछ और भी कंडीशंस हैं। देखिए, मोटी मोटी 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, सर्विस रेगुलर होनी चाहिए, मतलब एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट वाला समय इसमें नहीं गिना जाता। दूसरी, परफॉर्मेंस का बेंचमार्क संतोषजनक होना चाहिए, जो कि एसीआर से देखा जाता है। तीसरी, कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक जांच नहीं चल रही हो। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, कि उसने कभी भी ऑफर किए गए रेगुलर प्रमोशन को लेने से मना न किया हो। अब एक सवाल जो अक्सर कर्मचारियों को कंफ्यूज करता है, खासकर नियमों में बदलाव के बाद। अगर किसी की एसीआर में उत्तम यानी गुड ग्रेडिंग है तो क्या उसे एसीपी मिल सकता है? इसका जवाब इस तारीख में छिपा है, 25 जुलाई 2016। इस तारीख से पहले की पात्रता के लिए उत्तम या गुड ग्रेडिंग काफी थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इस तारीख के बाद की एलिजिबिलिटी के लिए अति उत्तम यानी वेरी गुड ग्रेडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहां कर्मचारियों के अधिकारों की भी बात आती है। सुखदेव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ बात कही थी। उन्होंने कहा कि हर ग्रेडिंग, चाहे वो अच्छी हो या बहुत अच्छी, कर्मचारी को बताई जानी जरूरी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नया स्टैंडर्ड वेरी गुड है और किसी कर्मचारी को उसकी पुरानी गुड रेटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया था, तो इस आधार पर उसका एसीपी नहीं रोका जा सकता। और ये नियम तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एसीपी स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रमोशन का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए अगर कोई कर्मचारी खुद ही प्रमोशन का ऑफर ठुकरा देता है तो उसे एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। आखिर एसीपी मिलने पर सैलरी की कैलकुलेशन होती कैसे है? असल में फाइनेंशियल बेनिफिट होता कितना है? चलिए समझते हैं। ओके, तो वेतन तय करने का एक सरकारी फॉर्मूला है जिसका नाम है फंडामेंटल रूल 22I-A1। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने करंट पे लेवल में अपनी बेसिक पे देखिए। दूसरा, उसी लेवल में एक नोशनल यानी एक काल्पनिक इंक्रीमेंट जोड़ दीजिए। और तीसरा, ये जो नई रकम आई है उसे नए अपग्रेडेड पे लेवल में देखिए। वहां पर इसके बराबर या इससे ठीक अगली जो रकम होगी वही नई बेसिक पे होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चॉइस मिलती है। कर्मचारी के पास 2 विकल्प होते हैं कि वो अपना वेतन निर्धारण कब से लागू करवाना चाहता है। पहला, जिस दिन वो एसीपी के लिए एलिजिबल हुआ ठीक उसी दिन से, और दूसरा, उसकी अगली सालाना वेतन वृद्धि की तारीख से, जो कि ज्यादातर मामलों में 1 जुलाई होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक कनिष्ठ सहायक है जिसकी बेसिक पे 28,400 रुपए है और उसे 10 अप्रैल 2024 को एसीपी मिल रहा है। अगर वो ऑप्शन 1 चुनता है तो उसकी सैलरी तुरंत फिक्स होकर 29,600 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर वो समझदारी दिखाते हुए ऑप्शन 2 चुनता है तो 1 जुलाई को पहले उसे अपना सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा और फिर एसीपी का फायदा। इस तरह उसकी फाइनल बेसिक पे 30,500 रुपए पर फिक्स होगी। मतलब साफ है, सही ऑप्शन चुनने का नतीजा ये है कि हर महीने बेसिक पे में 900 रुपए का सीधा फायदा। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि नियमों की सही जानकारी होना कितना कीमती हो सकता है। तो आखिर में इस सारी जानकारी को समेटकर एक आसान सी चेकलिस्ट बना लेते हैं जो एसीपी का लाभ क्लेम करने की प्रक्रिया में मदद करेगी। तो ये है एक्शन प्लान। सबसे पहले ये पक्का करें कि सर्विस बुक पूरी तरह से अपडेटेड और सही हो। फिर पिछले 5 सालों की एसीआर्स की कॉपी हासिल करें। ये भी वेरीफाई कर लें कि कोई विजिलेंस जांच पेंडिंग तो नहीं है। 10, 16, 26 के फॉर्मूले से अपनी पात्रता की तारीख सही कैलकुलेट करें। और सबसे जरूरी, एसीपी क्लेम करने का फॉर्म और वेतन निर्धारण का ऑप्शन फॉर्म दोनों समय पर जमा करें। तो अब जब सारे नियम साफ हैं, कैलकुलेशन सामने है और प्रक्रिया भी पता है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप अपने एसीपी के हक को क्लेम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।